टुडे आवर टॉपिक इज एसिड रेन। अब हम एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस, ये होगा आज का हमारा टॉपिक, और साथ ही में प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो मेन टॉपिक्स हैं। देखते हैं टाइम अगर रहता है तो फिर आगे हम वाटर पॉल्यूशन पे भी पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ एसिड रेन, आपने नाम तो सुना होगा एसिड रेन का बहुत, बट आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा इस चीज को। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश होना तो आप ऑब्जर्व जरूर करना कि एसिड रेन कैसे होती है। ठीक है, when pollutants of air such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide reacts with water vapor, they form acid such as sulfuric acid and nitric acid। अब जो भी पॉल्यूटेंट है एयर में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर्स के साथ वो रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि वो है तो एटमॉस्फेयर में। तो जब वो वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो वहां क्या करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब भी वाटर वेपर्स के साथ ऑक्साइड्स का रिएक्शन होगा तो एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दिस एसिड मिक्स विथ रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। अब ये जो एसिड रहता है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर जब रेन हो, जो बारिश होगी, वो कैसी होती है, एसिड रेन होती है। It results in acidification of soil, thereby affecting the plant life and damaging buildings, limestones and marble structure by corroding them। अब जैसे कि आपने आपने सुना होगा कि ताजमहल के ऊपर भी अब है ना येलो सी लेयर एक आ गई है, मतलब ताजमहल अब इतना व्हाइट नहीं लगता है, वो थोड़ा येलो हो चुका है। तो वो किस वजह से हुआ है, वो एसिड रेन की वजह से। क्योंकि ताजमहल के आसपास अगर देखा जाए 10-15 किलोमीटर के एरिया में, तो वहां पर फैक्ट्रीज ही है, मोस्टली वहां पर फैक्ट्रीज है। तो वो फैक्ट्रीज से जितना भी धुआं निकलता है तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, वो फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, थोड़ा बहुत तो ताजमहल तक भी पहुंच जाता है। धुएं की वजह से भी हो गया, और साथ ही जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, तो उससे क्या हो गया है, मार्बल जो है, व्हाइट मार्बल जो है, वो येलोइश कलर का होना स्टार्ट हो चुका है। ग्रीन एसिड रेन जब भी होती है ना, तब प्लांट्स के ऊपर भी, प्लांट्स कुछ जल जाते हैं, मतलब उनमें पत्तों के बीच में छेद हो जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर चिंगारी लगाई हो। तो वो किस वजह से होता है, प्लांट के अंदर भी वो जो चीजें होती है वो किस वजह से होती है, एसिड रेन की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना एयर में। ठीक है, an increase in the concentration of carbon dioxide and certain other gases result in an unnatural increase in earth surface temperature। अब जैसे जैसे इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरे गैसेस का जो टेम्परेचर है, अगर वो बढ़ता जाता है तो क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस अनवांटेड टेम्परेचर का बढ़ना, क्योंकि हम इसे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ये अपने आप ही बढ़ रहा है हमारी हरकतों की वजह से, बट वो बढ़ अपने आप रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस अनवांटेड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। ह्यूमंस में इफेक्ट ये होता है बेटा एसिड रेन की वजह से, कि अगर डायरेक्टली एसिड रेन, जो रेन ड्रॉप्स है, अगर वो बॉडी पर चली जाती है तो वो इन्फेक्शंस कॉज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और अगर वो सेल्स के अंदर पहुंच जाती है तो कैंसर भी कॉज कर सकती है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग का आपसे अगर किसी ने पूछा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देना है, द अनवांटेड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ के टेम्परेचर में अननेचुरली, अनवांटेड नहीं बोल सकते हम, अननेचुरली, हमारे नेचर की वजह से नहीं हो रहा है, अननेचुरली वो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस के नाम कुछ ही नाम है, ये आप याद कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, ये चार चीजें हैं, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। These gases cause the greenhouse effect and the main cause of global warming। इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, और साथ ही में ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से कॉज होती है। ठीक है, अर्थ रिसीव्स सन्स हीट, सम ऑफ विच गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम गेट्स यूज्ड। अब अर्थ जो है वो सन की हीट को रिसीव करता है। ठीक है, अब कुछ जो होती है वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कुछ जो होती है उसे हम यूज कर लेते हैं। ओके, कुछ यूज जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। The greenhouse gases from a layer in the atmosphere through which the sun's infrared radiation can enter and reach Earth's surface, but after reflection cannot escape out of the Earth atmosphere। अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है,
ओके, लेयर बनती तो उसके जब इंफ्रारेड्स आती है, मतलब जब सन से रेज आती है तो वो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाती है, बट वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। अब जब वो अर्थ के एटमोस्फियर से बाहर नहीं जाएंगी तो वो वहीं पर ही रहती है, ठीक है, वो रेज वहीं रहती है, एटमोस्फियर में रहती है, और वो उसको इन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। दिस कॉजेज अ राइज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर एंड दस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो रेज है उनका रिफ्लेक्ट बैक होना भी बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा से ज्यादा रेज एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहेंगे तो हीट बढ़ती रहेगी, हीट भी होती है रेस के अंदर, ठीक है, लाइट के साथ साथ हीट भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर देता है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग कॉज, ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस जितनी भी एटमॉस्फेयर में वो सारी रेस को ट्रैप करके रख लेती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक वो नहीं हो पाती, ठीक है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया गया, सनलाइट पेनिट्रेट्स एटमॉस्फेयर ऑफ वार्मर अर्थ सरफेस, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, ये अर्थ है, और वापस बैक रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही, जितनी रेज आ रही है उतनी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, तो इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। फॉलोइंग आर सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कुछ इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो क्या क्या, इनॉर्मस इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, कभी भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे अभी के टाइम पर, मतलब आज से अगर जब मैं स्कूल में थी 2012 तक में अगर देख लें आप, 2020 चल रहा है, 2012 में देख लें तो दिसंबर में अच्छी खासी ठंड होती थी, मतलब इस टाइम पे हम लोग अच्छे खासे इनर्स और स्वेटर्स पहनकर ही स्कूल जाते थे, मॉर्निंग में टाइम होता था, बट फिर भी अभी इस टाइम इतनी ज्यादा ठंड अभी तक भी नहीं हुई है। आज से थोड़ी, आज जब से बारिश हुई 1-2 दिन से, तब से थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हुई, वरना अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट था, हमारे घर में पंखे भी चल रहे थे, बहुत सो क्या तो एसी भी ऑन करके ही सो रहे, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, अब अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो जो पोलर आइस है, पोलर कैप्स है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ग्लेशियर्स जो है वो पानी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। राइज इन वाटर लेवल इन कोस्टल एरिया, अब जब ग्लेशियर्स पिघले तो पिघल के क्या बने, पानी बना, और वो पानी ने क्या किया, कोस्टल एरिया में वाटर का लेवल बढ़ा दिया। सबमर्जिंग ऑफ मेनी आइलैंड्स, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे बहुत ज्यादा अगर पानी हो जाता है तो आइलैंड्स में भी क्या होता है, आइलैंड्स पर जितने भी आइलैंड्स है वो सबमर्ज हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं मतलब कि वो ढक जाते हैं पानी से पूरी तरह, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ मैनी एनिमल्स, श्रिंकिंग ऑफ कोरल रीफ्स, जो कोरल रीफ्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं पूरी तरह, वो ढक जाते हैं, कुछ भी उनमें बचता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटेंड हो जाते हैं क्योंकि वो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, अब हर तरफ अगर पानी पानी ज्यादा रहेगा तो वहां वो सर्वाइव कैसे करें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, या तो बहुत ज्यादा पानी की वजह से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या फिर पानी की कमी होने की वजह से ड्रॉट आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाती है तो वो सूखा हो जाता है, तो मॉइस्चर जितना भी है सॉइल के अंदर वो भी पूरा इवोपरेट हो जाता है, और क्या बन जाता है, वहां पर ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। पोलर आइस कैप्स पिघली है तो पानी बनती, तो वो उस एरिया में फ्लड कॉज कर देती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, हम कैसे एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे हाथ में है कि हम उसको यूज करें, या उन चीजों को हम अपना लें कि हमें थोड़ा बहुत ही सही हम एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट हमारा कर दें, एटलीस्ट कुछ पॉल्यूशन हम बचा लें। जैसे कि प्लास्टिक का यूज आप सबसे पहले कम कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें, रिसाइकल उसे करते रहें, ताकि आपको थोड़ा बहुत हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अर्थ पर होना चाहिए कि हमारी वजह से एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ। Rapid increase in population, deforestation, overusage of fossil fuel and other human activities have contributed to polluting the air. मतलब सबसे पहले तो पॉपुलेशन का बढ़, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉसिल फ्यूल का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और फिर हमारी एक्टिविटीज, कहीं भी कुछ भी हम जला देते हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन इतना हाई फाई चल रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत बन रही है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत ज्यादा है एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन हैज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर पॉल्यूशन का बहुत टाइम तक असर रहता है, ठीक है, बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये इतनी जल्दी जाता नहीं है, प्लांट और एनिमल्स दोनों पर रहता है ये इफेक्ट। सो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग फर्दर एयर पॉल्यूशन, इसलिए हमें आज से सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कैसे हम हमारी वजह से एटलीस्ट ज्यादा पॉल्यूशन कॉज ना हो।
फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। कुछ स्टेप्स हैं, देखें वो। Vehicle should be fitted with catalytic converter. A catalytic converter converts the harmful carbon monoxide as nitrogen dioxide gases into a less harmful carbon dioxide, nitrogen and water. हमारी गाड़ियों में हमें कैटेलिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल करवाना चाहिए। बहुत सी व्हीकल्स में तो आता भी है, मतलब अभी जो बनती है उसमें मोस्टली आता है। तो उसमें क्या होता है, जो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन इतना ज्यादा कॉज नहीं करती। नेक्स्ट है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल सच एज एलपीजी एंड सीएनजी शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका ज्यादा यूज करना चाहिए हमें व्हीकल्स में, ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल शुड बी इनकरेज। अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, लेड नहीं होना चाहिए पेट्रोल में, वरना आवाज भी बहुत होती है गाड़ी में, और साथ में मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। वैसे मोस्टली अब तो अनलीडेड के पेट्रोल ही हम यूज करते हैं। ओनली लोअर सल्फर कोल शुड बी यूज फॉर बर्निंग। अगर कोल का कोई यूज कर रहा है तो लोअर सल्फर कोल का ही यूज करना चाहिए बर्निंग के लिए। लेस पॉल्यूटिंग रिसोर्स ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज। ज्यादा से ज्यादा हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी चीजों का हम जैसे कि अगर लाइट के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या फिर सोलर एनर्जी यूज करें, पॉल्यूशन उससे कॉज नहीं होता। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज। हमें हर जगह जाने के लिए हमें अपनी गाड़ियां नहीं उठा के ले जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, ट्रेन है, उनका यूज करना चाहिए। हमारी डेस्टिनेशन तो हम वैसे ही पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरी, कोई बीमार है उसको ले जाना है, तो फिर हमें पर्सनल व्हीकल ही यूज करना चाहिए, वरना ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं। Planting more trees and conserving forest land are the best way to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स उगाना चाहिए, और जो फॉरेस्ट लैंड है उसे ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने के लिए हमारी तरफ से हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो अगर वहां पर आप देखते हैं कि कंजर्व एरिया है या फिर वहां पर सूखे पेड़ है, तो वहां पर आप जाके पौधे लगा दीजिए अपने, कोई परेशानी नहीं होगी। वहां पर संभालने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट लगाने वाला वहां पर कोई नहीं होता। तो प्लांट्स सबसे ज्यादा हमें उगाना चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन, वो हम कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें तो हमारे हाथ में ही है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करें, ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्लांट करें आप। ठीक है, उसके बाद अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, सीएनजी और एलपीजी का यूज करें। ओके, तो ये था हमारा कुछ एयर पॉल्यूशन का बारे में आपको बता रखा था। अब आ जाता है हमारा नॉलेज चेक आ गया है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। नेम द फॉलोइंग, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये बहुत इजीली आप लोग इसके आंसर लिख सकते हैं। अगर किसी ने एक बार भी इस चैप्टर को अगर पढ़ लिया ना, मैं गारंटी बोल रही हूँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में नई चीजें और पता चल जाएगी, पर पुराना नॉलेज हमारा इससे इंक्रीज होता रहता है। इसलिए आपको अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर को भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने पॉल्यूट किया हुआ है, क्या क्या करा है हमने देखेंगे अब इस चैप्टर में। आप लोगों को नई नई चीजें पता चलेंगी कि हमने कितना पानी को बिगाड़ दिया पूरा। अर्थ हैज प्लेंटी ऑफ वाटर बट मोस्ट ऑफ इट इज सॉल्ट वाटर। अर्थ के पास बहुत पानी है, मतलब अर्थ पर बहुत पानी है, बट जो मैक्सिमम वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है। प्रेजेंट इन ओशन सीज एंड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। 97% सॉल्ट वाटर है, वो कहाँ पर है, ओशन और सीज में है, तो उसे हम पी नहीं सकते क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एवरी ईयर विच गिव अस इनफ वाटर फॉर सर्वाइवल। मतलब अच्छी खासी रेनफॉल होती है कि हमें सर्वाइवल के जितना पानी तो हमें मिल जाता है हर साल। द फ्रेश वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड इज नॉट रेडिली अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस। और जो फ्रेश वाटर है वो हर जगह नहीं है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं कहीं फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं पर थोड़ा ही है। In some areas the water is plenty, whereas in some other there is not enough water to sustain life. कुछ एरिया में पानी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पानी है, आराम से वो लोग यूज कर सकते हैं उस एरिया का पानी को, बट कुछ एरिया में बिल्कुल ही पानी नहीं है, तो वहां पर लाइफ एक्टिविटी भी परफॉर्म ना हो, इतना भी पानी नहीं है।
ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। हर इंसान को सबसे कॉमन चीज है, रोटी कपड़ा मकान तो आता ही है, बट पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी की वजह से, उससे ही आपका रोटी मिलेगी, उसी से आपको कपड़ा मिलेगा, उसी से आपको मकान भी मिलेगा। ठीक है, तो पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। Due to overgrowing population and industrial use, the demand of water is increasing day by day. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हमारी वाटर की डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। However, the water gets polluted due to various activities and causes diseases such as diarrhea, jaundice and cholera। अभी डायरिया बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप लोग भी बहुत ध्यान रखें, पानी साफ पानी पिए। तो पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूटेड वाटर की वजह से क्या हो रहा है, हमने पानी को खराब कर दिया, बट हमने बात का सोचा नहीं कि वो पानी हमारे पास फिर घूम कर आ सकता है। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमने पानी को पॉल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से डिजीजेस बहुत बढ़ गए हैं, डायरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा। Scarcity of water and polluted water kill millions of people every year। ये पानी की कमी और गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान हर साल जाती है। The contamination of water bodies such as lakes, rivers and oceans with unwanted chemicals and various human activities making it unfit for usage is called water pollution। Water pollution क्या है? वाटर बॉडीज का खराब होना। वाटर बॉडीज में क्या क्या जाते हैं, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, इनका खराब होना किस वजह से? अनवांटेड केमिकल्स उसके अंदर डालने से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है पानी कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहा जाता है? वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेस क्या है वाटर पॉल्यूशन के, वो देखते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या मेजर सोर्सेज है वाटर पॉल्यूशन के, वो देखिए। Discharge of domestic sewage and industrial waste into the rivers causes water pollution। डोमेस्टिक सीवेज मतलब घर से जो गंदा पानी निकल रहा है वो, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है वो क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन। वो डायरेक्टली रिवर में जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पूरा पॉल्यूट हो जाता है। दिस पॉल्यूटेंट्स इंटर अंडरग्राउंड water, rivers and other water bodies। Such polluted water ultimately ends up in our household and is often highly contaminated and carries disease causing microbes। अब देखो हमारी हरकतें देखो, आप क्या करते हैं, हम लोग गंदा पानी डाल देते हैं रिवर्स और इन सब में, ठीक है, और उन्हीं रिवर्स और ग्राउंड वाटर से वो वापस हमारे पास ही वो पानी आ जाता है। इसलिए तो हमारे घर में अब मोस्टली सबने आरओज लगा लिए हैं, ताकि जो पानी एटलीस्ट पीने का पानी हमारा साफ हो, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि जो गंदा पानी है उसके अंदर क्या है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, पानी से ही, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही पानी, और उसके अंदर ही अगर इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड, इतना ज्यादा खराब रहेगा वो, तो हमारे डिजीज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि हमने आरओस लगा लिए। Agriculture runoffs, that is the water from fields that drains into rivers, is another major water pollutant as it contains chemical fertilizers and inorganic pesticide used by फार्मर। अब जैसे कि फील्ड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा अगर पानी रहता है तो वो बहकर फिर नदियों में जाता है। अब फील्ड के अंदर वो लोग फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, कुछ केमिकल्स भी डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली रिवर में चला जाता है। This process is called leaching। Due to this, certain pesticides such as DDT can enter the bodies of aquatic animals such as fish, which are consumed by human beings। अब जैसे इस प्रोसेस, जब पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर इनडायरेक्टली रिवर में अगर जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है लीचिंग। ठीक है, अब इस लीचिंग की वजह से क्या होता है, जितना भी पेस्टिसाइड है जैसे DDT, वो वाटर बॉडीज में जाता है, वाटर बॉडीज में अगर गया है तो एक्वेटिक एनिमल्स में जाता है, फिशेज में गया, और वो फिश अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो DDT क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में भी पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप एंड ferry boats leave a trail of oil on water surface। This pollute the water surface causing adverse effect on marine animals। अब जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंक्स जा रहे हैं या फिर शिप के थ्रू अगर पानी ऑयल जाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उससे क्या होता है, ऑयल की एक लेयर जो होती है वो वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर चली जाती है, तो सनलाइट भी अंदर नहीं जा पाती, इनडायरेक्टली प्लांट्स तक ऑक्सीजन, सॉरी मरीन लाइफ तक ऑक्सीजन या फिर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाती। उसके बाद जब अगर सरफेस के ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल रहता है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उनकी भी डेथ हो जाती है, मतलब मरीन लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है।
Activities such as bathing animals and washing clothes in or near lakes, rivers and ponds make these water bodies dirty and unfit for usage. ऐसी अगर एक्टिविटी जैसे कि गांव में अभी भी होता है कि लोग नदी किनारे कपड़े धो रहे हैं, खुद भी वहीं नहा रहे हैं, तो सारा गंदा पानी उनकी बॉडी से निकल के कहा जाता है लेक्स और रिवर्स में चला जाता है और वो पानी फिर अनफिट हो जाता है फॉर फर्दर यूसेज। ओके, तो ये है सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब इफेक्ट क्या क्या होता है इसका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है देखें। Industrial waste. Industries dumps toxic chemicals which may contain lead, mercury, sulfur, uh, asbestos and nitrates in water. These chemicals have the capability to change the color of water, increasing the amount of minerals, change the temperature of water and poses serious hazards to aquatic organism. अब ये जो कुछ chemicals हैं जैसे कि lead, mercury, sulfur, asbestos and nitrate, इनके अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि पानी के कलर को ही बदल देते हैं। ठीक है, पानी का कलर बदल गया, उसके बाद उसके कंपोजिशन में भी ये अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। When fresh water is artificially supplemented with nutrient, it results in an abnormal increase in the growth of water plants. अब जब fresh water के अंदर आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट आ जाता है, ठीक है, तो प्लांट का इंक्रीज अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि प्लांट उनको तो न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर उनका न्यूट्रिएंट उन्हें ज्यादा मिल जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। Abnormal increase in the growth of water plant. This is known as eutrophication. ये eutrophication of water bodies। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार नदियों के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर हो जाती है, एल्गे बहुत सारा हो जाता है या फिर येलो सी लेयर हो जाती है, तो वो होता है इन केमिकल वेस्ट की वजह से, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियली सप्लीमेंट उन्हें मिल जाते हैं, आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं प्लांट्स को, तो वो प्लांट ग्रो करना वहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। Chemical runoff from fields and industries add nutrients to water. Excess nutrient cause the water body to become choked with organic substances and organisms. When organic matter exceeds the capacity of microorganisms in water that break down and recycle the organic matter, it encourages rapid growth or bloom of algae. अब जब भी केमिकल्स डालते हैं तो अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर आपको मिल जाए तो आप भी मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल फुल हो चुके हैं, तो चौक हो जाते हैं। तो वही वाटर बॉडीज में भी होता है, वाटर बॉडीज भी पूरी तरह चौक हो जाती है सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और ऑर्गेनिज्म से। अब पानी कम है और उसको यूज करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वाटर बॉडी छोटी है बट उसको यूज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो उससे क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर उस चीज की बढ़ जाती है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सर्वाइवल के लिए सब कॉम्पिटिशन होता है फिर वहां पर। ठीक है, कंपटीशन हुआ तो एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में ही एक दूसरे को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर वो रिसाइकल होना वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे रिसाइकलिंग स्टार्ट होती है तो एल्गे की ग्रोथ वहां पर बहुत बढ़ जाती है। This decrease the amount of oxygen and water and lead to the death of all forms of life in such water. अब जैसे जैसे एल्गे ज्यादा बढ़ गई, अगर वहां पर ग्रीन लेयर आ गई है किसी रिवर के ऊपर तो समझ लें आप वहां पर एल्गे बहुत ज्यादा है। अब अगर वो एल्गे बढ़ गई है तो बाकी वाटर बॉडीज को ऑक्सीजन फिर नहीं मिल पाता है, वो सारा ऑक्सीजन एल्गे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और सारी वाटर लाइफ जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ यहाँ पर था किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रन ऑफ। अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ज्यादा जाते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर रन ऑफ विद द रेन वाटर एंड द रन ऑफ वाटर इज रिच इन नाइट्रोजन कंपाउंड विच कॉजेज यूट्रोफिकेशन। Pesticides such as DDT also enter the food chain and causes health प्रॉब्लम्स। अब ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया हमने कि अगर वहां पर एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स अगर रेन वाटर के थ्रू जा रहे हैं या फिर डायरेक्टली फील्ड के थ्रू रिवर्स या लेक्स में जा रहे हैं तो वहां पर भी सेम होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है वहां पर और वो हमारी जो प्लांट एनिमल सॉरी एक्वेटिक लाइफ जो है उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है जैसे डीडीटी वो डायरेक्टली फूड चेन में एंटर कर जाती है, कोई एनिमल के थ्रू, कोई एनिमल ने अगर वहां का प्लांट खाया जिसके अंदर डीडीटी था या वो पानी पिया जिसके अंदर डीडीटी मिक्स था तो वो फूड चेन के अंदर गया और फिर वो सारे के थ्रू सारे एनिमल्स के थ्रू वो पहुंचा और क्या हुआ, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इज सीवेज एंड वेस्ट वाटर।
The sewage and wastewater that is produced by each household is chemically treated and released into water. Sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problem. घर से जो गंदा पानी निकलता है, अगर उसको ट्रीट करे बिना, उनको साफ करे बिना अगर डायरेक्टली रिवर्स में डाल देंगे तो वहां पर भी हार्मफुल बैक्टीरियाज का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट. Next is marine dumping. In many countries, the garbage produced by each household in the form of paper, aluminium, rubber, glass, plastic, and food is collected and dumped into the soil, into the sea. This not this not only causes water pollution but also harms marine life. अब कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जितना भी वेस्ट घर से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, कहीं से भी कोई भी अगर वेस्ट निकल रहा है तो वो एक साथ इकट्ठा करते हैं उसे और पूरा का पूरा वो सॉइल के सी के अंदर डाल देते हैं. ठीक है. अब वो सी के अंदर जब गंदगी जाती है तो पूरी मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है पहले तो. उसके बाद क्या होता है, वो पॉल्यूशन भी वहां पर बढ़ता ही रहता है. नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज. Oils spill in sea water due to accidental leakage of oil tankers or pipelines of oil passing through sea can cause varying damage to species in the ocean depending on the quantity of oil spill, size of the ocean and toxicity of the pollutant. अब oil spills मतलब oil का फैल जाना. अब जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में वाटर जैसे हमें पानी मिलता है ना पाइपलाइन के थ्रू, वहां पर ऑयल की भी ऐसी डली हुई रहती है, फैक्ट्रीज होती हैं, तो सी के थ्रू भी कुछ निकलती है. अगर उसके अंदर थोड़ा लीकेज होता है तो जितना भी ऑयल है वो सारा क्या होता है सॉइल सी के अंदर मिक्स हो जाता है. या फिर सी के थ्रू अगर ऑयल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट किया जा रहा है या इम्पोर्ट किया जा रहा है, तब भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहां पर कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी, तो जितना भी ऑयल होता है वो पूरा सी के ऊपर ही रह जाता है. तो उससे भी क्या होता है, पूरी तरह स्पीशीज जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता. पहले ही बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है. और साथ ही में वहां पर फिर जहर की क्वांटिटी मतलब टॉक्सिसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयल अगर ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो सॉइल के साथ या फिर अंदर जो वेस्ट है उनके साथ मिक्स होकर वो टॉक्सिक बन सकता है और वो फिर पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अब हम कल देखेंगे. ठीक है. ये 3-4 पॉइंट है इसलिए हम देख लेते हैं. Following are few steps that can be taken to prevent water pollution. Domestic sewage and industrial waste should be treated before being let off into the water bodies. डोमेस्टिक सीएज या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है उनको हमें पहले थोड़ा साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही वाटर बॉडीज में पास करें. एटलीस्ट उसमें से जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है उन्हें निकाल लें, उसके बाद उसे वाटर बॉडीज में डाल देना चाहिए. यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी इंक्रीज. हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, ताकि अगर वो पानी के अंदर चले भी जाए तो वहां पर वो हार्म ना करें किसी चीज को. ठीक है. एक्टिविटीज लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स नियर वाटर बॉडीज शुड बी अवॉइडेड. अब हमें विलेजर्स भी अब तो बहुत थोड़े बहुत तो समझदार हो चुके हैं, कुछ तो हो गए कुछ नहीं हुए तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम. तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करना चाहिए. अगर आप किसी गाँव में जा रहे हैं तो वहां बताएं लोगों को कि आप लोग रिवर के पास ये सारी एक्टिविटीज ना करें. रूल टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम आप ही जनरेशन है आगे की. आप अगर अभी से पॉल्यूशन ज्यादा कॉज करेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. इसलिए हमें प्रिजर्व हर चीजों को प्रिजर्व करना आना चाहिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.